नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी लुसेंट को खत्म कर रहे हैं, ठीक ना। लुसेंट को कंटिन्यू बारीकी से चैप्टर वाइज क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि अगर आप लुसेंट पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी पता चल गया होगा कि लुसेंट पढ़ने का तरीका क्या है। हम यही देखो, हम जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए लुसेंट, हम क्यों देखिए, लुसेंट तो सबके पास है। ये 100% लिख के देंगे कि धरती पर जितने स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन का तैयारी करता है सबके पास लुसेंट है। लेकिन सच्चाई यही है कि सबको पढ़ने नहीं आता है, और जिसको पढ़ने आता है वो कहीं रुकता नहीं है, फिर वो फोड़ के निकल जाता है। तो दोस्तों, हम आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि कैसे टॉपिक को कैसे आप क्रिएट करो, आप उससे क्वेश्चन खुद से बना के पढ़ो, ताकि जो एग्जामिनर जो क्या है वो जो क्वेश्चन सेट करता है उसके माइंड को जब तक आप पकड़िएगा नहीं तो थोड़ी उसका क्वेश्चन को तोड़ पाइएगा। हम यही बोल रहे हैं ना। इसीलिए कैसे पढ़ा जाए, इन चीज़ों को आप पकड़ने का कोशिश कीजिए। अगर सच में आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर हम भले ही आपको बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हमको बोलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि देखो पढ़ा कैसे जाता है, ठीक ना। जैसे कि लुसेंट में क्या होता है ना कि सब्जेक्टिव लुसेंट जो है उसमें कहानी टाइप का लिखा हुआ है, उससे आप पहले उसको पढ़ो, फिर से उसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के लायक है। ये चीज़ जब आप निकालना सीख जाएंगे तो आपके लिए सारे रास्ते जो है आसान हो जाती है। और लुसेंट जैसा कि बराबर बोलते हैं, ये कंपटीशन का रीढ़ है, यानी बेस है। आप किसी भी इससे ना तो इसको एलपी से मतलब है, ना तो आरआरबी ग्रुप डी से, या फिर एनटीपीसी से, यानी कि ना तो इसको रेलवे से मतलब है, ना एसएससी से मतलब है, या फिर ना बोलिए किसी और एग्जाम से। यानी कि ये ओवरऑल एग्जाम को लेकर के चलता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेसिस है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए लुसेंट को बुआ क्लियर करो और किसी के बहकावे में मत आओ कि लुसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता है, ठीक है ना। लुसेंट को क्लियर करो। और जैसा कि आप लोगों का टॉपिक वाइज हम टेलीग्राम पे भी टेस्ट ले रहे हैं, बराबर बता दे रहे हैं क्या टॉपिक रहेगा कल का, और आज ही बता देते हैं कल क्या टॉपिक रहेगा, और आप लोग दिन भर पढ़ लेते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पर टेस्ट भी लगाते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा, ठीक है। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या बोले हम, सब्जेक्टिव, ठीक ना। लुसेंट सब्जेक्टिव, और ये कौन सा बुक क्या है, लुसेंट है। कौन सा बुक है ये, लुसेंट का सब्जेक्टिव है, ठीक है। पेज नंबर कितना है, 90, यानी कि 90। वायुमंडल की परत क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वायुमंडल की परतें पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इसमें गैस खत्म कर चुके हैं, गैस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडल का एक परत खत्म कर चुके हैं, क्षोभ मंडल। आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा परत, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल और इससे आगे जो परत है सबको पढ़ेंगे बारीकी से। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इसी को कभी कभी हिंदी में भी लिख दिया जाता है। देखो, समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, समताप मंडल निम्न में से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो बोलिएगा कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अगर इसका मोटाई देखा जाए दोस्तों, अगर इसका मोटाई देखा जाए तो ध्रुव पर सबसे अधिक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल का मोटाई जो है ध्रुव पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बोलता है ना कि कभी कभी विषुवत रेखा पर लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या होता है, मतलब छूप जाना। जैसे होता है ना किसी भी चीज का छूप जाना, फिर दिख जाना। जैसे आप पढ़े होंगे सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मृत ज्वालामुखी। तो सुषुप्त जो है वो सक्रिय जो है सक्रिय है, यानी कि वो एक्टिव है हमेशा के लिए। सुषुप्त जो है वो क्या होता है, कभी कभी जग जाता है। उसी तरह बोलता है कि ये लोप हो जाता है कभी कभी, मतलब कंटिन्यू नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी। समझ रहे हैं ना। मतलब बोलता है कि समताप मंडल का जो मोटाई जो है वो ध्रुव पर सबसे अधिक पाया जाता है, ये तो फिक्स है। लेकिन विषुवत रेखा पर कभी कभी इसका लोप हो जाता है, कभी कभी लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर वापस जो है उसका मोटाई वापस आ जाता है। समझ रहे हैं ना। मौसमी घटनाएं नहीं होता है, जैसा कि दोस्तों हम लोग कल भी पढ़े थे और आज भी आप लोगों को हम समझाएंगे क्लियर, कि जैसा कि क्षोभ मंडल में आप जितने भी सारे घटनाएं होता है, बादल, बारिश, वायु, आंधी, तूफान, जितने भी मौसमी घटनाएं होती है सारे क्षोभ मंडल में होता है। तो समताप मंडल में ऐसा कुछ भी घटनाएं नहीं होती है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है। पूछेगा निम्न में से कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, आप बोलेंगे कौन सा मंडल में, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। क्लियर। आदर्श तापमान दोस्तों, यहाँ पर आदर्श तापमान का मतलब ये हो जाता है कि ना तो तापमान अधिक होता है ना कम होता है, मतलब परमानेंट कांस्टेंट रहता है, यानी कि ताप जो है स्थिर रहता है। नाम से ही आपको पता चलता होगा, इसीलिए नाम भी रखा गया समताप मंडल। समताप यानी कि ताप जो है सम है, इक्वल है, बराबर है, ना ज्यादा ना कम। समझ रहे ना।
नाम से ही पता चला समताप मंडल। इसीलिए यहाँ पर वायुयान को उड़ाया जाता है, यानी कि जितने भी वायुयान है जो उड़ता है, आप देखते हैं आकाश में जो उड़ता है वायुयान, वो कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये तो VVI है आपके लिए, पूछा जाता है निम्न में से कौन से वायुमंडल में आपका वायुयान को उड़ाया जाता है? बोलेंगे समताप मंडल में। ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं। समताप, जिसका ताप समान, उसको समताप, जहां तापमान समान रहेगा, इक्वल रहेगा, वहां पर वायुमंडल को उड़ाया जाता है। समझ रहे ना? इस तरह से आपको टॉपिक को क्रिएट करके पढ़ना है खुद से, समझ रहे ना? क्यों यहाँ पर आदर्श तापमान पाया जाता है, ठीक है। विशेष प्रकार का मेघ दोस्तों, जैसा कि अभी हम बोले, जिसको मूलाभ मेघ कहते हैं, पहले ये ध्यान सुन लीजिए, मूलाभ, मूलाभ मेघ कहा जाता है दोस्तों। अभी जैसा कि हम बोले हैं कि यहाँ पर ना तो बादल होता है, ना तो बारिश होती है, ना आंधी ना तूफान, लेकिन यहाँ कहा रहा है कि विशेष प्रकार के मेघ का निर्माण होता है, जिसको मूलाभ मेघ कहते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा मेघ है, इससे बारिश नहीं होगा, ना आंधी ना तूफान, कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपके पास वीडियो भी आता होगा, शॉर्ट वीडियो देखते होंगे कि उसमें जो आसमान में मतलब कि जो वायुयान उड़ रहा होता है, देखिएगा कभी उसको मेघ यानी बादल से होकर के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता है, समझ रहे ना? तो उसी मेघ को मूलाभ मेघ कहते हैं, जिससे कि ये इसमें ये क्षमता नहीं है कि बारिश करा दे, इसमें ये क्षमता नहीं है कि आंधी तूफान ला दे, इसमें ये क्षमता नहीं है कि जैसे होता है ना मेघ पूरा जब आसमान में छा जाता है तो पृथ्वी यानी कि सूर्य दिखता नहीं है, यानी कि क्या होता है, वो अंधेरा छा जाता है, लेकिन इसमें वो सब क्षमता नहीं है। एक विशेष प्रकार का मेघ, यानी कि वैसा कोई गुण इसमें नहीं है, इसीलिए इस मेघ को मूलाभ मेघ कहा जाता है, ठीक है। ओजोन गैस दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन गैस एक ऐसा गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। तो ओजोन गैस जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन गैस निम्न में से किस मंडल में पाया जाता है? बोलिएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, इसीलिए इसको समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, किसको? समताप मंडल को, ओजोन गैस को नहीं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है समताप मंडल को। क्यों? क्योंकि ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर कर सकता है कि निम्न में से कौन से मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो बोलेंगे समताप मंडल को। या तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न में से कौन सी गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तब बोलेंगे ओजोन गैस। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर समताप मंडल नहीं है, हो सकता है ओजोन गैस हो वहां पर, या ओजोन मंडल ही लिखा हो। कैसे मंडल लिखा होगा आगे हम बताएंगे, उसका ओजोन मंडल ही लिखा हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इस दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन वहां पर रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? समताप मंडल को। नष्ट करने वाली गैस, देखो ओजोन गैस का भी क्षरण हो रहा है। आप लोग कंटिन्यू पेपर अगर पढ़ते हैं, पेपर में कभी देता है कि कहीं कोई ऐसा जगह है, जैसे अंटार्कटिका सब ऐसा जगह है जहां पर कि ज्यादा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे धुआं सब ज़्यादा निकलता है, वहाँ पर देखते होंगे, सुनते होंगे ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है। कभी तो वहाँ पे पूरे क्षरण हो जाता है, यानी कि वो जीरो पे आ जाता है। तो दोस्तों वही कह रहा है ओजोन गैस को नष्ट करने वाली गैस है। तो कौन सी ऐसा गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है? तो दोस्तों उसमें सबसे मुख्य गैस जो है, यानी कि गैस ही है, यही CFC है। कौन सी गैस है? CFC। इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दोस्तों ये किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहा है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत को निम्न में से कौन सी गैसें क्षरण करती है या तो नष्ट करती है? तो बोलेंगे कौन सी गैस है? CFC गैस। अगर ऐसा लिखा रहे तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या कभी ये भी पूछ देता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देखो CFC जो है, इसका स्रोत क्या, आखिर ये निकलता कहां से? इसका स्रोत, निकलने का स्रोत का जरिया क्या है? तो दोस्तों एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, यहीं से ये निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से CFC गैस है, निम्न में से कहां से निकलती है? तो बोलेंगे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। मुख्य घटक सक्रिय क्लोरीन। हाँ दोस्तों, यहाँ नाम से ही पता चलता है CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसमें क्लोरीन पाया जाता है, ठीक ना। क्लोरीन जो होता है, जैसा कि बोले सक्रिय मतलब क्या? एक्टिव, यानी कि जो मरा नहीं है, वैसा क्लोरीन पाया जाता है इसमें। यही सक्रिय क्लोरीन पाए जाने के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। दोस्तों ये चीज क्लियर ध्यान रखिएगा। निम्न में से CFC में निम्न में से कौन सा सक्रिय या कौन सा एक्टिव कैसे पाया जाता है? बोलेंगे
क्लोरीन पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम लोग सिर्फ समताप मंडल से पढ़े। सोचो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़े कभी नहीं पढ़े। दोस्तों एक चीज और हम लोग पहले देख लेते हैं, मोटाई। जैसा कि ओजोन परत का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, तो उस मोटाई को कैसे आखिर कुछ ना कुछ हर किसी चीज को धरती पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो भी आपके नजर में है सबको हर किसी न किसी चीज में मापा जाता है। जैसे इसको लेंथ में मापा जाता है, चावल को आपका केजी में मापा जाता है, उसी तरह ओजोन परत का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, इसका मापने का कुछ इकाई होगा। तो इकाई क्या है? डाप्सन इकाई है। क्या है? डाप्सन। डाका व सोना, डाका व सोना, डाप्सन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ओजोन मंडल को निम्न में से किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो बोलेंगे डाप्सन इकाई द्वारा। डाप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। इस तरह से आप समताप मंडल से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बराबर यही बोल रहे हैं, पढ़ना सीख लो, खुद से पढ़ना सीखो। अरे ऐसा पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो कि आप किसी को पढ़ा सकें, बस सिंपल फंडा। ऐसा पढ़ो कि आप किसी को पढ़ा सकें। आपके लिए ना तो एनटीपीसी में आपको प्रॉब्लम आएगा, ना तो ग्रुप डी में आएगा, ना एलपी में आएगा, या फिर ना किसी पीसीएस एग्जाम में भी बैठेंगे उसमें भी नहीं आएगा, दरोगा पे बैठेंगे उसमें भी नहीं आएगा। आपका तो माइंड सेट है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपका माइंड सेट है हमको ग्रुप डी का ही नौकरी लेना है, आपका माइंड सेट है हमको एलपी ही बनना है। तो कैसे होगा? माइंड सेट करो कि हमको पढ़ना है, बस आगे कहाँ आप निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? ये सारे क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आओ, जैसा कि बोले हम फिगर से बताएंगे आप लोगों को। देखो ये हम बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और बाबा इसको समझ लेना, हाँ सारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? देखो ये क्या है? क्षोभ मंडल। जैसा कि बोले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर में पाया जाता है जस्ट ऊपर में समताप मंडल, समताप मंडल के जस्ट ऊपर में पाया जाता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है आयन मंडल, और आयन मंडल के जो ऊपर हो गया खाली एरिया उसको बाह्य मंडल कहा जाता है। दोस्तों हम कल भी बताए थे कि इस दोनों के बीच में सीमा बनती है। क्या बनती है? सीमा बनती है। अरे बउआ जब आप देख रहे हैं कि क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, यानी ये अलग है ये अलग है, तो बउआ अलग जो है इस दोनों के बीच में तो कुछ ना सीमा होगा ना। हाँ जैसा कल भी हम बताए थे कि इसके बारे में और इसके बारे में कि क्षोभ मंडल ये है, ठीक है ना? क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है, ठीक है ना? इस दोनों को बीच में तो खाली नहीं रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा, यानी कि ये सटा हुआ रहेगा, ये इससे सटा हुआ रहेगा। तो दोस्तों बाउंड्री यहाँ किसका है? इसका बाउंड्री है, इसका तो बाउंड्री था नहीं, इसको बोला तुम मेरे में सट जाओ। देखो ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल इसको बोलता है, ये खाली है, ऐसे खाली है, बोलता है ये जो खाली है बोलता है क्षोभ मंडल, इसको बोल रहा है कि तुम जो है मेरे में सट जाओ। तो जब ये इसमें सट जाएगा तो एक बाउंड्री बन जाएगा। देखो ये बाउंड्री बन गया ना, तो बाउंड्री था किसका? पहले से क्षोभ मंडल का था। तो दोस्तों ये जो बाउंड्री क्षोभ मंडल का, इसीलिए इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। देखो हम चाहते हैं आपको याद रखने का ऐसा अपना जरिया होना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो, ना तो आपको कोई ट्रिक पे जाना पड़े। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये किसका सीमा होगा? क्लियर समझ सकते हैं कि समताप मंडल के जस्ट ऊपर है मध्य मंडल, ये किस पर बैठा हुआ है? समताप मंडल पे बैठा हुआ है। यही नहीं रहेगा तो ये कैसे रहेगा? तो सिंपल समझना है, जिसके ऊपर ये बैठा है उसी का ये सीमा है। तो ये किसका सीमा है? समताप मंडल का, तो इसको बोलेंगे समताप सीमा। हाँ समताप सीमा। क्या बोलेंगे? समताप सीमा बोलेंगे। उसी तरह यहां पर दोस्तों यहां पर देखा जाता है कि आयन मंडल और मध्य मंडल है, तो इस दोनों के ऊपर के बीच के सीमा को क्या बोलेंगे? मध्य सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य सीमा। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसी तरह यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ इसको क्या बोलेंगे? आयन सीमा बोलिए, या तो बोलिए ऊपर का रास्ता, ये ऊपर जो भाग है ये खुला रहता है, यानी कि आयन मंडल के ऊपर। जैसे इसमें क्या ये फिक्स है, ये फिक्स है इतना ही है, ये फिक्स है इतना ही है, ये फिक्स है इतना, लेकिन ये जो है खुला हुआ है, वायुमंडल जो है ऊपर खुला हुआ है, यानी कि इस चार मंडल के ऊपर जो है सारे वायुमंडल है। समझ रहे हैं ना? अब देखो जैसा कि बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है? सारे मौसमी घटनाएं ध्यान रखिएगा, जितने मौसमी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में होता है। इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि ये क्षोभ मंडल जो है 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कल भी हम बताए थे, इस पे हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक ना? देखो पढ़ा रहे हैं हम समताप मंडल कहां तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें तो हम पढ़ा चुके हैं। इसमें क्या कम है? एरोप्लेन, यानी कि आप बोल सकते हैं वायुयान उड़ता है इसी में, वायुयान उड़ता है इसी में। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है। यहाँ का ताप जो है समान रहता है, ताप जो रहता है वो क्या रहता है? समान रहता है। इतना क्लियर हो गया इस दोनों का काम। अब देखो आते हैं हम लोग मध्य मंडल में। दोस्तों मध्य मंडल एक्चुअली देखो ये तो यहाँ हो गया, ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ से अब 50 से जब ऊपर जाएंगे तो ये जो है 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
कितने तक फैला हुआ है? 80 किलोमीटर तक। समझ रहे हैं दोस्तों, ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि लास्ट जब 80 किलोमीटर तक आएंगे, यहीं तक 50 से 80 के बीच में ये फैला हुआ है। कौन? मध्यमंडल। दोस्तों जैसे जैसे मध्यमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और लास्ट जब 80 किलोमीटर पर आ जाएंगे, 80 किलोमीटर पर आ जाएंगे, तो यहां पर आपको -100 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दिखेगा। क्या दिखेगा? कमी दिखेगा। ध्यान रखिएगा, जब मध्यमंडल में आप लास्ट 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर तापमान में -100 डिग्री सेल्सियस का कमी दिखेगा। दोस्तों क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मध्यमंडल में ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो तापमान में कमी होती है या वृद्धि होती है? तो बोलेंगे तापमान में कमी होती है। इसके कारण लास्ट 80 किलोमीटर पर जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर तापमान में -100 डिग्री सेल्सियस का कमी देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्रिएट करना है और समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों इस तरह से हम लोग मध्यमंडल के बारे में भी जान गए, ठीक है ना? इसका मुख्य काम क्या है? वो मुख्य काम क्या है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि तारे सब टूट के पृथ्वी पर गिरता है। अब देखते होंगे आप, अगर जहां भी रहते हैं, गांव घर या शहर टाउन जहां भी रह रहे हैं, आप कभी कभी देखते होंगे आंधी तूफान में जब वैसा मौसम रहता है, अब देखते होंगे आपके पृथ्वी आकाश से पृथ्वी की तरफ कोई छोटा छोटा उल्काए पिंड यानी कि गिरते हुए आप लोग देखते होंगे। उसमें देखते होंगे आग, यानी कि वो जलता हुआ आता है उधर से। तो दोस्तों वो एक्चुअली शुरू से तो वो जलता नहीं है, यानी कि वो वहां से टूट जाता है और टूट के जैसे ही आयन मंडल में प्रवेश करता है, चलो यहाँ पर ये तारा था, ये टूट गया, ये टूट के जैसे ही आयन मंडल में प्रवेश होता है, प्रवेश होकर के समताप मंडल से उसके बाद तो क्षोभ मंडल में धरती पर आ जाता है। दोस्तों जैसे ही आयन मंडल में आता है तो यहाँ पर वो जल जाता है और आपको लगता है क्या वहीं से जलता हुआ आता है? ऐसा एक्चुअली नहीं है। तो उल्काएं पिंड जो जल जाता है वो कहां जल जाता है? मध्यमंडल में। ध्यान रखिएगा, सारे उल्काएं पिंड जो कि आपकी पृथ्वी तरफ आता है उसी को हम उल्काएं पिंड बोलते हैं। तो वो जलता कहां है? मध्यमंडल में। ठीक है, अब देखो आओ आयन मंडल में। दोस्तों आयन मंडल में जैसा कि हम लोग देखें कि मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 80 से ये कहां तक है? दोस्तों ये बता दूं मैं, 80 से ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं ना? इसका जो फैला हुआ है 80 से 400 किलोमीटर, तो कहां तक फैला हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या हो गया आयन मंडल से? आयन मंडल का जो फैला हुआ है वो कहां से कहां तक है? 80 से 400 किलोमीटर तक। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य काम क्या है? देखो आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा गया? इसका इसलिए कहा गया कि दोस्तों यहाँ पर इस परत में अगर देखा जाए, जिसमें देखो ये तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा इसका जो संरचना है इस तरह है, मतलब एक जाल के तरह है। समझ रहे हैं ना? एक जाल के तरह है, समझ रहे हैं ना? और इस जाल में आयन पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम आयन रखा गया। आयन के नाम पर ही आयन मंडल रखा गया, क्योंकि मंडल देख रहे हैं ना, यानी कि वायुमंडल की परत, यानी कि इसको डिवाइड किया गया वायुमंडल की परतों में। यहाँ पर आयन पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम आयन मंडल रखा गया। समझ रहे हैं? इसका फैलाव कहां से कहां तक है? 80 से 400 किलोमीटर तक है। इसका मुख्य काम क्या है? आप जो अभी मोबाइल देख रहे हैं, आप बात करते हैं, तो इसको तो नेटवर्क चाहिए ना बउआ, नेटवर्क चाहिए ना। यानी कि वो नेटवर्क क्या होता है? जो जहां से आपके यहाँ क्या होगा? टावर होगा। देखो यहाँ आपके यहाँ क्या होगा? टावर होगा। आपको क्या लगता है? आप जो बात करते हैं नेटवर्क यहाँ से क्या आपके फोन में आ जाता है क्या? फोन में आ जाता है क्या? फोन में आता है क्या? नहीं। ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है क्या? ये ब्रह्मांड में छोड़ देता है। ये नेटवर्क क्या करता है? ब्रह्मांड में छोड़ जाता है, और ब्रह्मांड से छोड़ते हुए कहां चल जाता है? क्षोभ मंडल को छेद देता है, समताप मंडल को भी छेद देता है, मध्य मंडल को भी छेद देता है, लेकिन आयन मंडल को ये नहीं छेद पाता है। समझ रहे हैं ना? ये आयन मंडल में जाकर के टकरा जाता है, और यहां से टकरा करके पूरा अर्थ पर, पूरा ब्रह्मांड में इस तरह से इसका जहां तक एरिया है, यानी कि इसकी क्षमता जहां तक फैलाने का, इस तरह से इसे फैला देता है। समझ रहे हैं ना? और आपके पास ये नेटवर्क आ जाता है। इस तरह से आपके फोन में, आपके टीवी में जो आप देखते हैं, जो भी चीजें ऑनलाइन, सारे चीजों में इस तरह से नेटवर्क आता है। यानी कि पहले वो टावर क्या करता है? ब्रह्मांड में छोड़ता है। ब्रह्मांड में कहां जाता है? आयन मंडल में। आयन मंडल से टकरा करके कहां आता है? आपके फोन में आता है। समझ रहे हैं ना? तो आयन मंडल का काम क्या है? क्लियर हो गया? रेडियो वेव, या तो आप रेडियो सुन रहे हैं, यानी कि तरंगों को टकरा करके पृथ्वी पर भेजने का काम करता है कौन? आयन मंडल। क्लियर? दोस्तों एक चीज और हम लोग को यहाँ पे देखना है कि आयन मंडल में जो है, आयन मंडल में वायु दाब वो कम पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? वायु दाब यहाँ पर ज्यादा नहीं पाया जाता है। दोस्तों आप लोग अक्सर जानते हैं कि जैसे जैसे हम धरती को छोड़ते हैं, यानी कि ऊपर जाते हैं, तो वायु दाब वहां कम होने लगता है। आप देखते होंगे कि वायु
अरे वायु जहां रहेगा वहीं तो दाब रहेगा ना, यानी कि वायु के भार द्वारा लगाए गए बल को दाब कहते हैं। जहां वायु ही नहीं वहां दाब कहां से? आप जैसे किसी चोटी पर चढ़ते हैं वहां पर आपके सांसें फूलने लगती है, यानी वहां वायु नहीं है, यानी वायु कमने लगता है। वही कहता है दोस्तों, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां तो वायु कम मिलेगा, इसीलिए वायु दाब, जहां वायु कम वहां वायु दाब कम, इसीलिए यहाँ पर वायु दाब जो है वो कम पाया जाता है। और एक चीज, यहाँ पर परावैंगनिक किरणों द्वारा ये आयनित होता है, यानी कि ये जो हम बताएं अभी संरचना के रूप में, इसमें ये परावैंगनिक किरणों द्वारा भी आयनित होता है। परावैंगनिक किरणों द्वारा भी, हाँ, परावैंगनिक किरणों द्वारा भी आयनीकृत होता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि आप लोग, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन कहाँ है भैया? समताप मंडल में है। कहाँ है? समताप मंडल में। तो इसको तो छेद क्या आ रहा है ना, यानी कि इसमें तो आ रहा है ना परावैंगनिक किरण, लेकिन आप ये देखें अभी मध्य मंडल भी है ना, उसके बाद मध्य मंडल है, यानी कि परावैंगनिक किरण आ रहा है तो आयन मंडल से मध्य मंडल में आ रहा है, तब समताप मंडल में आ रहा है, और समताप मंडल उसको रोक लेता है। लेकिन वो ये है मध्य मंडल में तो इसको छेद देता है, इसमें रहता भी नहीं बिल्कुल। लेकिन आयन मंडल में क्या है बोले, जैसे कि ये जाल है, आयन पाया जाता है यहाँ पर, तो ये जो जाल है यानी कि आयरन पाया जाता है, ये क्या करता है? परावैंगनिक किरणों को अपने में कुछ भाग को समा लेता है, इसी को बोलता है आयनीकृत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, निम्न में से कौन से मंडल में परावैंगनिक किरण आयनीकृत होता है? तो आप बोलेंगे आयन मंडल में। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर परावैंगनिक किरण आयनीकृत होता है और वायु दाब भी कम पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? और एक चीज दोस्तों, जैसे जैसे हम इसमें, जैसा कि बोल रहे हैं, इसमें इसका जो ऊंचाई है 80 से 400, हाँ 80 से 400 है ना, कितना? 80 से 400 है। तो दोस्तों जैसा कि बोले हम, इसका जो ऊंचाई है 80 से 400, इसमें भी जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि बढ़ते जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा तापमान में वृद्धि दिखेगा, तापमान में वृद्धि दिखेगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग देखें, यहाँ पर तापमान में कमी दिखा हमको, लेकिन यहाँ पर दोस्तों तापमान में आपको वृद्धि दिखेगा। आप 80 किलोमीटर से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ते जाता है। दोस्तों पूछ सकता है वो क्वेश्चन कि आयन मंडल में अगर आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो तापमान में निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा या कमी होगा? तो आप बोलेंगे तापमान में वृद्धि होगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बोल रहे हैं, आप जो मतलब कि बात करते हैं, यानी कि आपको जो नेटवर्क, आपके मोबाइल को जो नेटवर्क मिलता है, आइए कहां से, वो नेटवर्क कहां से टकराता है? आयन मंडल से। तो आयन मंडल में दोस्तों लेयर पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? उस लेयर का नाम रखा गया है डी लेयर। और E1, E2 एवं एंड F1 और F2, ठीक ना? तो दोस्तों इसमें जो परतों का नाम रखा गया है, दो परत रखा गया, ठीक ना? एक है डी लेयर परत, दूसरा है E1, E2 और F1, F2। दोस्तों यहाँ पर यह देखना है कि डी लेयर का क्या काम है और F लेयर का क्या काम है। तो दोस्तों मैं बता दूं, डी लेयर जो है लॉन्ग रेडियो वेव, यानी कि रेडियो वेव को भी डिवाइड किया गया है लॉन्ग और शॉर्ट में। तो लॉन्ग रेडियो वेव जो है, लॉन्ग रेडियो वेव जो है वो कौन छोड़ता है? डी लेयर। और E1, E2 और F1, F2 का क्या काम है? शॉर्ट रेडियो वेव। समझ रहे हैं ना? रेडियो वेव्स ये कौन छोड़ता है? तो E1, E2 और F1, F2। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आयन मंडल से बहुत क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन तो इसकी ऊंचाई, यानी कि इसका जो फैलाव है वो कहां से कहां तक, तो 80 से 400 किलोमीटर तक, क्लियर, इस पर कोई डाउट नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप जो नेटवर्क, यानी कि बात करते हैं, आपको जो नेटवर्क मिलता है वो किस मंडल में जाकर के टकरा के आता है? तो आयन मंडल में किस लेयर से टकराता है? दोस्तों अगर पूछेगा उसमें लॉन्ग रेडियो वेव किस लेयर से टकराता है, लॉन्ग रेडियो वेव, तो बोलेंगे डी लेयर से। समझ रहे ना? और शॉर्ट रेडियो वेव, तो शॉर्ट रेडियो वेव किससे? E1, E2 एवं F1, F2 से टकराता है। ये चीज क्लियर हो गया। और आयन मंडल में क्या देखें कि परावैंगनिक किरण जो आयनीकृत हो जाता है। तो परावैंगनिक किरण कहां आयनीकृत होता है? आयन मंडल में। आयन मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितना बात बोले हम आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। आप अगर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, नॉर्मल जो कंपटीशन आप बैठते हैं वहां पर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और इस तरह से आप कॉपी में नोट्स करके एक नोट्स बना लीजिए। समझ रहे हैं ना? तभी आपका एक तैयारी हो पाएगा अच्छा खासा। दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी सारा मंडल पढ़ लिया, ठीक ना? अब लास्ट बचा है आपका बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को हम लोग क्लियर देखते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, बाह्य मंडल जो है वो 640 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर फैला हुआ है।
समझ रहे हैं ना, 640 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर फैला हुआ है। दोस्तों वायुमंडल का कोई निर्धारित सीमा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई निर्धारित सीमा नहीं होता है। जैसे कि अभी आप देखें क्षोभ मंडल और समताप मंडल का एक सीमा है जिसको क्षोभ सीमा कहा जाता है, उसी तरह वायुमंडल का कोई निर्धारित सीमा नहीं है, ऊपर कहां तक है उसका, समझ रहे हैं ना। यानी बाह्य मतलब बाहर, मतलब सबसे खुला है, वो आसमान में खुला है, बस इसका कोई निर्धारित सीमा नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस मंडल का कोई निर्धारित सीमा नहीं है, तो बोलेंगे वायुमंडल। कहां से स्टार्ट, कहां से हुआ एक्चुअली ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई से ये स्टार्ट हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, यानी कि दोस्तों निम्न में से किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, तो बोलेंगे वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो पाया जाता है वो वायुमंडल में, ठीक ना। और यहाँ पर एक घटनाएं होती हैं उस पर हम लोग फोकस डालेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। मुख्य क्वेश्चन जो है VVI, हाँ VVI, ठीक ना दोस्तों। ये लिखा है अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल। दोस्तों क्या होता है, अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल। अरोरा यहाँ भी लगा हुआ है और अरोरा यहाँ भी लगा हुआ है। अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल और ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव, हाँ दक्षिणी, और बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी, समझ रहे हैं ना, बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी। तो दोस्तों इसी के आधार पर इसका जो नाम रखा गया है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। इसमें प्रकाश क्यों जुटा हम ये भी आपको बताएंगे कि प्रकाश क्यों जुटा। फिलहाल आप ये समझिए कि अरोरा ऑस्ट्रालिस जो है ये इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी में बोला जाता है दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश, और अरोरा बोरियालिस जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। क्लियर। अब देखो प्रकाश इसमें क्यों जुटा, क्योंकि ये जो है ना अरोरा शब्द जो है, यानी कि ये जो है एक चुंबकीय तूफान की घटना के कारण सूर्य की सतह से जो विसर्जित होती है इलेक्ट्रॉन तरंग, उसके कारण होता है। देखो एक चुंबकीय तूफान उठता है, ठीक ना, वहां पर सूर्य की सतह से इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन तरंग का विसर्जन होता है। इसके कारण क्या होता है कि अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस जो है आपके सामने ये घटनाएं घटती हैं। तो ये जो है दोस्तों ये एक्चुअली चमकता है, इसमें लाइट होता है, इसीलिए इसका नाम प्रकाश रखा गया है। और ये जो घटनाएं होती हैं एक्चुअली में ये आपको दिखाई कब देगा, आधी रात को, यानी कि रात में ही तो दिखाई देगा ना। आप समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब दोस्तों ये प्रकाश इसलिए जुटा क्योंकि आपका ये इसका जो निर्माण होता है, देख रहे हैं निर्माण, चुंबकीय तूफानों के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है, हाँ समझ रहे हैं ना। और ये चमकता है, इसमें लाइट होता है, इसीलिए इसका नाम प्रकाश इसके साथ जोड़ा गया। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, तो ये दिखता कब है, ये दिखता है आधी रात को। क्लियर। यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहला तो इसका कोई निर्धारित सीमा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा, हाँ अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं किस मंडल में होता है, बोलेंगे वायुमंडल में होता है। ये क्या है, ये दिखता कब है, अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस ये दिखता कब है, बोलेंगे आधी रात को। इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण कैसे होता है, चुंबकीय तूफानों के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण। क्लियर। और कुछ भी नहीं दोस्तों, इस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए। और जैसा कि बोल रहे हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, अगर आप फॉर्म भर रखे हैं, हाँ अगर ग्रुप डी का फॉर्म भर रखे हैं और आप इस इंतजार में कि डेट देगा तब पढ़ेंगे, वो आपका कुछ भी नहीं होगा। आप वही हुए बरसाती मेढक बन जाओगे, यानी कि देखते हैं किस तरह बरसात होगा, मौसम बारिश, मेढक टर टर करना चालू, यानी कि भीड़ आ जाएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए, समझ रहे हैं ना। और जो रेगुलर कैंडिडेट होता है वो ऐसा नहीं करता, वो कंटिन्यू अपना काम करते रहता है, आएगा डेट और एग्जाम भी होगा और उसका सिलेक्शन भी होगा। तो इस तरह से आप अपना भी एक रूटीन बनाइए और रूटीन को फॉलो कीजिए, पर डे पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।